ये आकाशवाणी है। स्वाधीनता की अमर गाथा प्रस्तुत है। देश की स्वाधीनता के लिए किए गए त्याग, बलिदान और संघर्ष की अनगिनत सुनी अनसुनी कहानियों पर केंद्रित हमारा ये विशेष धारावाहिक स्वाधीनता की अमर गाथा। लेखक हैं डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे और निर्देशक वीरेन मुंशी। आज सुनते हैं इस धारावाहिक की पहली कड़ी। मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते, मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी, चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी। छाती पर लिख गए वही काल की आजादी की अमर कहानी, आजादी की अमर कहानी, अमर कहानी। भारत माता के कोटि कोटि पुत्रों ने काल की छाती पर अपने खून से बलिदानों की जो गाथा लिखी है, वो अमूल्य धरोहर है हमारे देश की, वो गौरव है हमारे राष्ट्र का। इतिहास साक्षी है उन आहुतियों का जो इस देश के वीरों ने स्वाधीनता की वेदी पर अर्पित की हैं। कैसी रोमांचक है हमारे राष्ट्राभिमान की वो अमर कहानी जो भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का अनंत स्रोत है। स्मरण करें उस गर्वीले अतीत का, पूछें इतिहास से कि कैसे थे वो लोग जिन्होंने घोर दमन और अत्याचार के सामने नतमस्तक होने की बजाय हंसते हंसते अपने सर कटा दिए। मैं इतिहास साक्षी हूं उस अभूतपूर्व स्वतंत्रता संग्राम का जिसने सारे संसार को अन्याय, दमन और पराधीनता से मुक्ति की राह दिखाई। देखा है मैंने सहज विश्वास और छल कपट के बीच पलासी में हुए संघर्ष को। साक्षी हूं विदेशी दास्तां के विरुद्ध सन 1857 में चमक उठी तलवारों का। अत्याचारी संगीनों के सामने निहत्थे अहिंसक देशभक्तों को सीना तानते हुए मैंने देखा है। मातृभूमि के आह्वान पर कोटि कोटि भारत पुत्रों को सर्वस्व न्यौछावर करते हुए मैंने देखा है। ऊंच नीच, जाति, धर्म, भाषा के भेदभाव भुलाकर एक सूत्र हो पराधीनता की बेड़ियों को काटते हुए भारत जन को मैंने देखा है। वो दिन था 22 मई 1498। पुर्तगाली जहाजी वास्को डी गामा का जहाज भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। उस समय कालीकट का राजा था सामुरी, जिसे अंग्रेज इतिहासकारों ने ज़ेमुरिन कहा है। सामुरी के दरबार में जब वास्को डी गामा पुर्तगाल के दूत की हैसियत से पहुंचा तो उसका खूब स्वागत हुआ। वास्को डी गामा, भारत की धरती पर पुर्तगाल के दूत का हम स्वागत करते हैं। महाराज, मैं आपके लिए अपने राजा का खास संदेश लेकर आया हूं।
पेश खिदमत है। हमें खुशी होगी कि हिंदुस्तान और पुर्तगाल के बीच तिजारत बढ़े। महाराज, मेरी प्रार्थना है कि हमें अपने राज्य में रहने की और व्यापार करने की इजाजत फरमाएं। जरूर जरूर, आपको यहां रहने और तिजारत करने की पूरी आजादी है। सामूरी नहीं जानता था कि ये आजादी देने से ही तो देश को गुलाम बनाने का बीज पड़ गया था। सन 1500 में, यानी 2 साल में ही पुर्तगालियों ने अपने व्यापार के लिए कालीकट में एक कोठी बनाई। 3 साल बाद उन्होंने सामूरी की इजाजत से अपनी कोठी की किलेबंदी कर ली और वहां अल्बुकर्क नामक एक फौजी अफसर को किलेदार बनाकर तैनात कर दिया। सन 1506 में अल्बुकर्क ने धीरे-धीरे उत्तर की ओर बढ़कर गोवा पर कब्जा कर लिया। हिंदुस्तान के लोग अभी तक विदेशी व्यापारियों के इरादों को समझ नहीं पाए थे। हसन खान, हुजूर। तुम तो कह रहे थे कि मैं अरब जा रहा हूं माल लेने, फिर आज दरबार में कैसे आए? सामूरी के हुजूर में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। अगर गुस्ताखी माफ हो और मेरी बात को छोटे मुंह बड़ी बात ना समझे तो। हसन खान, सामूरी के दरबार में हर किसी को अपनी बात बेखौफ कहने की इजाजत है। कहो, क्या कहना चाहते हो? हुजूर, ये सच है कि मैंने अरब जाकर माल लाने का इरादा किया था, लेकिन कालीकट के हालात ऐसे हो रहे हैं कि मुझे अपना इरादा बदलना पड़ा। कालीकट के हालात? क्यों, क्या हुआ है? यही तो अर्ज करना चाहता हूं हुजूर, और जान बख्शने की दरख्वास्त के साथ अर्ज करता हूं कि आपको शायद जानकारी नहीं है कि जिन पुर्तगालियों को आपने तिजारत करने और किला बनाने की इजाजत दे दी है, दरअसल उनके इरादे नेक नहीं हैं। वो खुफिया तौर पर यहां कब्जा करते जा रहे हैं और यहां हुकूमत करने का सपना देख रहे हैं। हसन खान, हुजूर, क्या तुम सच कह रहे हो? हुजूर, मैं झूठ कहूं तो मेरी गर्दन कलम करवा दीजिए। तो पुर्तगाली व्यापारी अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पका रहे हैं, अब समझ में आया। महामंत्री! जी हुजूर। वास्को डिगामा, अल्बुकर्क और दूसरे तमाम पुर्तगालियों को गिरफ्तार करो। लेकिन फिर सामूरी और पुर्तगालियों में समझौता हो गया। पुर्तगाली अपना व्यापार फैलाने के साथ-साथ बहुत से इलाकों पर अपना प्रभाव जमाते जा रहे थे। उन्होंने इतना धन कमाया कि उसे देखकर दूसरी यूरोपीय जातियां आश्चर्यचकित रह गईं। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन का महत्व और उसकी शान यूरोप में दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। सबसे ज्यादा बेचैनी इंग्लैंड के लोगों में थी। आखिर सन 1600 में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने प्रसिद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। ये कंपनी उन अंग्रेज व्यापारियों की थी जो हिंदुस्तान के साथ तिजारत करने की लालसा रखते थे। सन 1608 में पहला अंग्रेजी जहाज हिंदुस्तान पहुंचा। इसका नाम था हेक्टर। यह जहाज सूरत के बंदरगाह पर आकर लगा था, क्योंकि सूरत उस वक्त भारतीय व्यापार का एक खास केंद्र था। जहाज का कप्तान हॉकिंस पहला अंग्रेज था जिसने समुद्र के रास्ते आकर हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रखा था।
वो इंग्लैंड के बादशाह जेम्स प्रथम का एक खत मुगल सम्राट जहांगीर के नाम लाया था। होशियार, खबरदार, जिल्ले इलाही, जिल्ले सुभानी, शहंशाह हिंदुस्तान, बादशाह जहांगीर तशरीफ ला रहे हैं। जहां पना 7 समंदर पार इंग्लिस्तान से कप्तान हॉकिंस आपके दरबार में हाजिर हुआ है। कप्तान हॉकिंस 2 जानू होकर हुजूर के कदमों में अपना सलाम पेश करता है और इंग्लिस्तान के बादशाह का खत आपके नाम पेश करने की इजाजत चाहता है। इजाजत है। कप्तान हॉकिंस, आगे बढ़िए और खत पेश कीजिए। हम तुम्हारे बादशाह का खत कबूल करते हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर तुम्हारा खैर मकदम करते हैं। छापना, मैं आपकी कदमबोसी की इजाजत चाहता हूं। हम तुम्हारे सलूक से खुश हैं कप्तान हॉकिंस। तुम जब तक हिंदुस्तान में हो हमारे शाही मेहमान बनकर रहोगे। आपकी इज्जत अफजाई का शुक्रिया छापना। हम हिंदुस्तान में तिजारत करने की इजाजत चाहता है। क्यों नहीं, क्यों नहीं। जहांगीर के दरबार में पुर्तगाली पहले ही से मौजूद हैं। तुम भी शौक से आओ, तिजारत करो। शुक्रिया छापना। ठीक है, जाओ और शाही मेहमान खाने में आराम करो। वजीर आजम हुजूर, आप हमारे अंग्रेज मेहमान की खातिरदारी का खास ख्याल रखिएगा। जो हुक्म हुजूर। अंग्रेजों के आने से पुर्तगालियों का प्रभाव तो घटने लगा था, लेकिन जहांगीर को भी ये गुमान न हुआ होगा कि उसके सामने घुटने टेक कर तिजारत की इजाजत मांगने वाले इसी अंग्रेज के वंशज एक दिन हिंदुस्तान पर राज करेंगे। अंग्रेजों ने धीरे धीरे पुर्तगालियों को हराया और जहांगीर की इजाजत से कोठियां भी बना ली। फिर शाहजहां का शासनकाल आया। उन्हीं दिनों एक घटना हुई। शाहजहां की शहजादी किसी तरह जल गई थी। देसी इलाज से वो अच्छी नहीं हो रही थी। तब एक अंग्रेज डॉक्टर के इलाज से वो ठीक हो गई। जहांपना, आपने हुक्म दिया था कि शहजादी का इलाज करने वाले अंग्रेज डॉक्टर को दरबार में पेश किया जाए। वो अंग्रेज डॉक्टर दरबार में हाजिर है हुजूर। हम तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं डॉक्टर। वाकई हम बहुत परेशान थे कि शहजादी का इलाज किस तरह और कैसे हो, लेकिन तुमने हमारी फिक्र दूर की। इसके लिए हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। छापना, ये हमारा खुशकिस्मती है कि शहजादी अच्छी हो गई है। मैं तो आपका खिदमतगार हूँ। आपकी 2 लफ्ज़ ही मेरा बहुत बड़ा इनाम है। फिर भी आप अगर कुछ देना चाहते हैं तो मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहते हो? छापना, बंगाल में हमारा माल पर चुंगी वसूल किया जाती है। हमारे माल भरे जहाज़ों को हुगली तक नहीं आने दिया जाता है और ना ही हमको कोठियाँ बनाने दी जाती हैं। बस आप हमारी इन सब तकलीफ़ों को दूर कर दीजिए। ठीक है, हमने बंगाल भर में तुम्हारे माल की चुंगी माफ की। तुम्हारे जहाज़ों को हुगली तक आने की इजाजत है और तुम अपनी कोठियां भी बना सकते हो। वजीर आजम हुजूर, बंगाल के सूबेदार शाह शुजा को खबर भेजिए कि वो फौरन दरबार में पेश हो। जहांपना, आपने हुक्म दिया था कि बंगाल के सूबेदार शाह शुजा हुजूर के दरबार में पेश हों। शाह शुजा हाजिर हैं। शाह शुजा, हुजूर, हमने अंग्रेजों के लिए जो हुक्म दिया था उसकी तामील हुई? जी हाँ जहांपना, मैंने उनकी
पूरी मदद की है, लेकिन लेकिन क्या? चुप क्यों हो? कहो। हुजूर, पुर्तगालियों ने बंगाल में बड़ा उधम मचा रखा है। उनकी ज्यादतियों से लोग परेशान हैं। न वो मेरा हुक्म मानते हैं और न हुजूर के हुक्मों की तामील करते हैं। अगर उनकी ताकत को कम न किया गया और ज्यादतियों को रोका न गया तो ठीक है, तुम बेफिक्र होकर जाओ, हम जल्दी ही उनका इंतजाम करते हैं। शाहजहां ने शाह शुजा की शिकायत पर तुरंत पुर्तगालियों को सबक सिखाने के इरादे से एक बड़ी फौज भेजी। उस फौज ने पुर्तगालियों को गिरफ्तार करके आगरा भेज दिया। पुर्तगालियों की कोठियां गिरा दी गईं, उनके जहाज जला दिए गए और इस तरह भारत में पुर्तगालियों का प्रभाव खत्म होने लगा। सन 1661 ईस्वी, ये औरंगजेब का वक्त था। उस वक्त बंबई का टापू एक छोटी सी पुर्तगाली बस्ती थी। सन 1661 में इंग्लैंड के बादशाह को पुर्तगालियों ने दहेज में ये टापू दिया और सन 1664 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने बादशाह से ये टापू खरीद लिया। लेकिन थोड़े ही दिनों में बंबई में अंग्रेज सौदागरों के अत्याचार इतने बढ़ गए कि उनकी शिकायत औरंगजेब तक पहुंची। जहांपना, दक्षिण के सूबेदार का खत आया है। बावाज़ बुलंद पढ़ा जाए। लिखा है, बंबई में अंग्रेज सौदागरों के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। ये बड़ी ही बेईमान कौम है। ये शैतान की तरह लड़ते हैं। रुपए लूटने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। बंबई, सूरत और आसपास के तमाम इलाकों पर इनके जुल्म बढ़ते जा रहे हैं। जहांपना, अगर रियाया को अंग्रेजों के जुल्मों से फौरन निजात न दिलाई गई और इन्हें रोका न गया तो ये जल्दी ही दूसरे इलाकों की तरफ बढ़ेंगे। वजीर आजम, अंग्रेजों को मालूम होना चाहिए कि इस मुल्क का बादशाह औरंगजेब है। हम अपनी रियाया पर दूसरे मुल्क के लोगों को कभी जुल्म न करने देंगे। मेरा हुक्म है कि फौरन मुगलिया फौज को रवाना किया जाए। अंग्रेजों की कोठियां जब्त कर ली जाएं, चाहे वो बंबई, सूरत या कहीं हो, उन्हें वहां से निकाल बाहर किया जाए। लेकिन कंपनी के अंग्रेज बहुत चालाक थे। ताकत के सामने उन्होंने हथियार डाल दिए। फौरन आकर औरंगजेब के कदमों पर गिर पड़े। झापना, झापना, शहंशाह, हमारी जान बख्श दी जाए। हम कान पकड़कर कसम खाता है, अब फिर कभी हम ऐसा गलती नहीं करेगा। रहम, रहम जहापना, हम नेक चलने का वादा करता है। हमारा खता माफ किया जाए। हम जान बख्शी की गुजारिश करता है। ठीक है, जाओ, तुम्हारी जान बख्श दी गई। तुम्हारी कोठियां तुम्हें वापस मिल जाएंगी, लेकिन याद रखना, फिर कभी हमारी रियाया को न सताना। जाओ। इसी बीच एक फ्रांसीसी कंपनी भी तिजारत के लिए हिंदुस्तान आई। फ्रांसीसियों को भी दिल्ली सम्राट की इजाजत मिल गई और उन्होंने सूरत में अपनी कोठियां बना ली। औरंगजेब की मृत्यु के बाद से मुगल सम्राट की गद्दी कमजोर पड़ने लगी थी। इससे विदेशी लोग हिंदुस्तान पर जगह जगह अपना प्रभाव जमाने की कोशिश में जुट गए और इसमें ये तीनों भारतीय शासकों को आपस में लड़ाकर अपना फायदा देखने लगे।
औरंगजेब की मृत्यु से अलग अलग सूबों के सूबेदार अपने अपने सूबों के खुद मुख्तार शासक बन गए। नवाब अली वर्दी खां इस वक्त बंगाल, बिहार और उड़ीसा का सूबेदार था। उस वक्त बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद में थी। एक अंग्रेज इतिहासकार S.C. हिल लिखता है, मुर्शिदाबाद का शहर उतना ही लंबा, चौड़ा, आबाद और धनवान है जितना कि लंदन का शहर। फर्क इतना है कि लंदन के रईस से रईस आदमी के पास जितनी दौलत हो सकती है, उससे बेइंतहा दौलत मुर्शिदाबाद के हर एक रईस के पास है। अंग्रेज और फ्रांसीसी ऐसे रईस बंगाल को लूटना और हथियाना चाहते थे। उनकी इस नियत का पता अली वर्दी खां को चल गया। उसने अंग्रेजों के नुमाइंदे कर्नल स्कॉट को दरबार में बुलाया। कर्नल स्कॉट, हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम कलकत्ते के व्यापारी अमीचंद के साथ मिलकर जो चालें चल रहे हो उनसे बाज आओ। नहीं नवाब साहब, ये ठीक ना है। झूठ मत बोलो, ठीक से सुनो। हमें पता चला है कि तुम और तुम्हारे फ्रांसीसी दोस्त दोनों कलकत्ते और चंद्रनगर में अपनी कोठियां बना रहे हैं। उनमें तुम किलेबंदी कर रहे हो। तुम लोग सौदागर हो, तुम्हें किलों की क्या जरूरत? मगर हुजूर, हमें अपना हिफाजत भी तो करना है। जब तुम हमारी हिफाजत में हो तो तुम्हें किसी दुश्मन का डर नहीं होना चाहिए। इसलिए हम तुम्हें आगाह करते हैं, अपने किले वगैरह बनाना बंद कर दो। ठीक है हुजूर, आप जो हुक्म देंगे वही होगा। लेकिन अली वर्दी खां की बात का कोई असर न हुआ। उसने उन्हें लिखकर हुक्म भेजा तो उसकी भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने परवाह नहीं की। अली वर्दी खां बूढ़ा हो चला था, बीमार रहने लगा था। आखिर एक दिन उसकी तबीयत बहुत बिगड़ी तो उसने अपने नवासे और उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला को बुलाया। सिराज, बेटे सिराज। जी नाना जान। इधर मेरे पास बैठ। जी बेटे, बेटे मेरा आखिरी वक्त आ गया है। नाना जान। हाँ बेटे। ऐसा ना कहिए नाना जान, आप हमें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। बेटे, जो कुदरत का कायदा है उसे कोई नहीं रोक सकता। हर इंसान को एक ना एक दिन ये दुनिया छोड़कर जाना है बेटे। नाना जान। और अब मेरा वही वक्त आ गया है। नाना जान। हाँ बेटे। नहीं नाना जान। ना बेटे, ना, ये वक्त रोने का नहीं है। और मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसे गौर से सुनो। हाँ बेटे, गौर से सुनो, क्योंकि मुर्शिदाबाद की गद्दी के मालिक मेरे बाद तुम बनोगे। ठीक है नाना जान, आप कहिए, हम सुन रहे हैं। बेटे, मुल्क के अंदर यूरोप की कौमों की ताकत पर नजर रखना। अगर खुदा मेरी उम्र बढ़ा देता तो मैं तुम्हें इस डर से भी आजाद कर देता। पर अब मेरे बेटे, ये काम तुम्हें करना होगा। इस वक्त यूरोप की तीनों कौमें हिंदुस्तान की रियासतों को लड़वा कर अपना फायदा कर रही है। तुम बेटे, तुम इन तीनों ताकतों को एक साथ कमजोर करने या खत्म करने का ख्याल न करना।
ना बेटे, ये गलती मत करना। अंग्रेजों की ताकत बढ़ गई है। हाँ, पहले उन्हें जेर करना। जब अंग्रेजों को जेर कर लोगे तब बाकी दोनों कौमें तुम्हें ज्यादा तकलीफ न देंगी। हाँ मेरे बेटे, इनमें से किसी कौम को किला बनाने और फौजों को रखने की इजाजत कभी ना देना। अगर तुमने ये गलती की तो ये मुल्क तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा मेरे बेटे, निकल जाएगा। या खुदा। दस अप्रैल 1756 ईस्वी को नवाब अली वर्दी खान ने आखिरी सांस ली। उसके बाद उसका नवासा सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद की गद्दी पर बैठा। मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते, मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी, चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी। छाती पर लिख गए वो ही काल की आजादी की अमर कहानी, आजादी की अमर कहानी। अभी आप देश की स्वाधीनता के लिए किए गए त्याग, बलिदान और संघर्ष की अनगिनत सुनी अनसुनी कहानियों पर केंद्रित हमारे इस विशेष धारावाहिक की पहली कड़ी सुन रहे थे। लेखक थे डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे और निर्देशक थे वीरेन मुंशी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे बनवारी तनेजा, एस.एम. जहीर, सुभाष गुप्ता, जाकिर हुसैन, योगेंद्र टिक्कू, इंद्रजीत, प्रवीण शर्मा और सुचित्रा गुप्ता। कल इसी समय इस धारावाहिक की दूसरी कड़ी प्रसारित की जाएगी।